हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान का तीसरा पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव और इस पाठ के लेखक ओम थानवी हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने यह पाठ भी पढ़ा था तथा इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी पढ़े थे और आज इस भाग में हम इसी पाठ से लिए गए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना तथा नगर की भव्यता का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, मोहनजोदड़ो के विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि नगर अपने समय में सभ्यता का केंद्र रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 के आसपास रही होगी। 5,000 वर्ष पूर्व यह महानगर था। यह नगर महानगर के समान था। भले ही सिंधु घाटी एक मैदानी संस्कृति थी, परंतु सिंधु नदी को सैलाब से बचाने के लिए इसे छोटे छोटे टीलों पर बनाया गया था। विद्वानों का विचार है कि ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि पक्की व कच्ची ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाकर उस पर बनाए गए थे। यह वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण था। भले ही यहाँ की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं, नगर व गलियों के विस्तार से यह स्पष्ट हो जाता है कि नगर का नियोजन पूर्णतया सुनियोजित था। यह नगर सिंधु नदी से 5 किलोमीटर की दूरी पर बना था। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और सामने उच्च वर्ग की बस्ती तथा दक्षिण की ओर के खंडहरों में कामगारों की बस्ती थी। सामूहिक स्थान बनाने के लिए 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा कुंड था, जिसमें उत्तर तथा दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थी। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं। कुंड के पानी की निकासी के लिए नालियां भी थी। कुंड के दूसरी ओर विशाल कोठार था। कुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी इमारत थी, जिसमें दालान तथा बरामदे बने हुए थे। दक्षिण में 20 कमरों वाला एक विशाल मकान था। नगर की मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 33 फुट तक थी, परंतु गलियों की सड़कें 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी थी। प्रत्येक घर में एक स्नानघर था और घरों के भीतर पानी की निकासी की व्यवस्था भी थी। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें व गलियां थी। इस नगर में कुओं का उचित प्रबंध था, जो कि पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। नगर में यदि घर छोटे थे तो बड़े घर भी थे, पर सभी पंक्तिबद्ध थे, यानी कतारों में थे, लाइनों में थे। घर के कमरे छोटे थे ताकि आवास की समस्या का हल निकाला जा सके। संपूर्ण नगर की वास्तुशैली एक ही प्रकार की प्रतीत होती है, इसलिए यह नगर वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित और सुव्यवस्थित रहा होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। उत्तर है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पहले यह विचार था कि यहाँ के लोग अनाज पैदा नहीं करते थे, बल्कि आयात करते थे, परंतु हल्की खोज ने इस विचार को गलत सिद्ध कर दिया है। अब विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। आरंभ में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, परंतु पत्थर और तांबे का खूब प्रयोग होता था। पत्थर तो सिंध में ही होता था और तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनसे बनाए गए उपकरण खेतीबाड़ी के काम में लाए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब ने यह सिद्ध किया है कि यहाँ पर कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की खेती होती थी। आरंभ में यहाँ की सभ्यता तट युग की सभ्यता थी, लेकिन बाद में यह सूखे में बदल गई। विद्वानों का यह भी विचार है कि यहाँ के लोग ज्वार, बाजरा और रागी की भी खेती करते थे। यही नहीं, यहाँ खरबूजे, खजूर और अंगूर भी उगाए जाते थे। झाड़ियों से बेर इकट्ठे किए जाते थे। भले ही कपास के बीज नहीं मिले, परंतु सूती कपड़ा मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि ये लोग कपास की खेती भी करते थे। यहाँ से सूत का निर्यात किया जाता था। हमारा तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के सामूहिक स्नानागार को धार्मिक स्थल माना जा सकता है। किस प्रकार धार्मिक स्थल माना जा सकता है, स्पष्ट करें। उत्तर है, मोहनजोदड़ो के सामूहिक स्नानागार को महाकुंड का नाम दिया गया है। यह कुंड लगभग 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है।
इसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। महाकुंड की 3 दिशाओं में साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में स्नानागार हैं, जिनमें से किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि कुंड के पानी का रिसाव न हो पाए और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आ पाए। इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। महाकुंड के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए दोहरे घेरे वाला एक कुआं बनाया गया है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नाली बनाई गई है। महाकुंड की विशेषताओं से यह पता चलता है कि यह धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ रहा होगा। यह केवल एक अंदाजा है। हमारा चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के नगर की दशा आज कैसी है? उत्तर है, मोहनजोदड़ो का प्राचीनतम नगर एक पुराने खंडहर में बदल चुका है। इस नगर के मकानों की छतें गायब हैं, परंतु अंदर के कमरे, रसोई, अधूरी सीढ़ियां, चौड़ी सड़कें और गलियां ज्यों की त्यों हैं। जहां जाकर दर्शक यह अनुभव करता है कि मानो अभी यह नगर नींद में से जागकर उठ जाएगा और यहाँ रहने वाले लोग फिर से अपने कामों में लग जाएंगे। हमारा 5वां प्रश्न है, देखना अपनी आंख का देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। उत्तर है, लेखक के इस कथन का अर्थ यह है कि किसी भी दृश्य अथवा वस्तु को आंखों से देखकर ही उसे माना जा सकता है, जाना जा सकता है। मोहनजोदड़ो नगर की भी यही स्थिति है। उसे आंखों से देखकर ही मनुष्य पर सही और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। चित्र प्रदर्शनी अथवा अजायब घर में कोई वस्तु देखकर उसकी कल्पना करना केवल भ्रम है, क्योंकि ऐसा करने से दृश्य अथवा वस्तु की सही कल्पना साकार नहीं हो सकती। हमारा 6वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कोठारों का क्या प्रयोग होता था? उत्तर है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ ऐसे कोठार पाए गए हैं जिनमें अनाज का भंडारण किया जाता था। लेखक का विचार है कि इन कोठारों में कर के रूप में प्राप्त अनाज जमा किया जाता था। उत्तर दिशा में एक गली थी जहां से बैलगाड़ियां आती जाती थी। बैलगाड़ियों द्वारा ही अनाज की ढुलाई की जाती होगी। हमारा 7वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ की नगर योजना में कौन सी समानता देखी जा सकती है? उत्तर है, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर निर्माण शिल्प में एक महत्वपूर्ण समानता है। दोनों नगरों की मुख्य सड़कों पर किसी भी मकान का दरवाज़ा नहीं खुलता। नगर के घरों में जाने के लिए पहले चौड़ी सड़क पर जाना पड़ता है, वहां से गली में प्रवेश करके घर में जाया जा सकता है। मुख्य सड़कों की ओर मकानों की पीठ है। हमारा 8वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थी, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता सफाई और स्वच्छता के प्रति विशेष रूप से जागरूक थी। नगर में पानी की निकासी का विशेष प्रबंध था। प्रत्येक घर में स्नान घर था। घरों के अंदर का मैला पानी नाली के द्वारा बाहर की होदी में गिरता था, जो कि नालियों के जाल से जुड़ा हुआ था। सभी नालियां पत्थर से ढकी हुई थी, जिससे मक्खी मच्छरों के बैठने की संभावना भी नहीं थी। हमारा 9वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना भी था, सिद्ध करें। उत्तर है, मोहनजोदड़ो में एक ऐसा भवन मिला है जिसकी जमीनों में ईंटों के गोल गड्ढे बनाए गए हैं। पुरातत्ववेताओं का विचार है कि इनमें वे बर्तन रखे जाते होंगे जो रंगाई के काम में आते हैं। इस भवन में 16 छोटे छोटे मकान भी हैं। एक पंक्ति मुख्य सड़क पर है और दूसरी पंक्ति पीछे की सड़क पर है। ये सभी मकान एक मंजिले और छोटे हैं। प्रत्येक मकान में 2 कमरे हैं और सभी घरों में स्नान घर भी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर रंगरेज रहते होंगे और रंगाई का काम भी करते होंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में जो छोटे छोटे कमरे पाए गए हैं उसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे हैं। यह देखकर बड़ी हैरानी होती है। एक अनुमान तो यह लगाया जाता है कि इस नगर की जनसंख्या बहुत अधिक होगी, तभी छोटे छोटे कमरे बनाए गए होंगे। यह भी संभव है कि बड़े घर 2 मंजिले होते होंगे,
नीचे के छोटे कमरे में नौकर चाकर रहते होंगे, परंतु यह सब अनुमान पर ही आधारित है, स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा 11वां प्रश्न है, किस प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की परंपराएं लंबे काल तक चलती रही हैं? उत्तर है, मोहनजोदड़ो में लकड़ी के ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियां चला करती थी। यहाँ गाड़ियां कुछ समय पहले आसपास के गांवों में भी चलती रही हैं। लेखक ने स्वयं बताया है कि उसके अपने गांव में भी यही परंपरा थी कि दुल्हन पहली बार इसी प्रकार की बैलगाड़ी में बैठकर ससुराल जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदड़ो की परंपराएं लंबे काल तक चलती रही हैं। जैसे लकड़ी के बैलगाड़ी का प्रयोग होता रहा है काफ़ी समय तक। हमारा 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों के न मिलने से क्या बात सिद्ध होती है? उत्तर है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कोई हथियार नहीं मिला, न ही कोई ऐसा चिन्ह मिला जिससे शासकीय तेवर की प्रतीति हो। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता राजानुशासित न होकर समाजानुशासित थी। यहाँ पर न तो धर्म का शासन था और न ही राजा का। लगता है समाज ही यहाँ की व्यवस्था को संभालता था, यानी इस समाज में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन बिताते थे। हमारा 13वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बैलगाड़ी और आज की बैलगाड़ी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उत्तर है, मोहनजोदड़ो में ठोस लकड़ी के पहियों वाली बैलगाड़ियां काम में लाई जाती थी। संभवतः उससे पहले कमानी या आरे वाली पहियों का प्रयोग भी किया जाता हो, परंतु बाद में बैलगाड़ियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। जीप के उतरे हुए पहिए लगाकर बैलगाड़ी चलाई जाने लगी और ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतारे गए पहिए भी लगाए जाने लगे। आज की बैलगाड़ियों में बैलों पर अधिक बोझ नहीं पड़ता। हमारा 14वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को एक अलग सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को अलग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न तो राजसत्ता के चिन्ह मिले हैं और न ही धर्म सत्ता के। यही नहीं, यहाँ किसी प्रकार की भव्य तथा दिव्य संस्था के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। लगता है कि यह सभ्यता समाज द्वारा अनुशासित की जाती थी। इसे लो प्रोफाइल सभ्यता कहना उचित होगा क्योंकि यहाँ लघुता में ही दिव्यता छिपी हुई है। यहाँ के लोग भले ही प्रेमी थे, परंतु यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं और महंतों की मूर्तियाँ, महल, राजमहल तथा गढ़ के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, क्या मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का महानगर कह सकते हैं? उत्तर है, मोहनजोदड़ो आज के सुनियोजित नगरों के समान है। यह लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। यह अनुमान किया जाता है कि इसकी आबादी 85,000 के लगभग रही होगी। इस नगर के मकान, गलियां, जल निकासी आदि का प्रबंध पूर्णतया व्यवस्थित है। अवश्य ही यह उस समय का महानगर रहा होगा। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।